बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम केले की फसल में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट यानी खाद को किस तरीके से मैनेज किया जाए इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत से टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अभी तक मिसिंग था और ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर हम केले की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो हमें अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम इंसान एक ज़िंदा मखलूक हैं, हमें अपनी बढ़ोतरी के लिए खुराक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से जो हमारा फसल है, जो केला है या दूसरे फसलात हैं, वो सब भी एक ज़िंदा मखलूक हैं। उनको भी बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। जितनी हम अच्छी खुराक देंगे उतना हमारा फसल अच्छे तरीके से बढ़ भी पाएगा और हमें अच्छी पैदावार दे पाएगा। केले की फसल में खुराक को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है वो ये है कि हम इसमें मल्च कर दें। यानी हमारी जितनी खुराक की रिक्वायरमेंट है, जितनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो उस रिक्वायरमेंट से नीचे आ जाएगी। यानी हम कम खुराक पे, कम फर्टिलाइज़र पे मल्चिंग के ज़रिए एक अच्छा फ्रूट, एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए मल्चिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम मल्चिंग करेंगे तो हमारा खाद का खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। केले की फसल के लिए एक अच्छी पैदावार लेने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 हैं, जिनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। ये 3 न्यूट्रिएंट हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जितने और न्यूट्रिएंट्स हैं, मिसाल के तौर पे सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए। जो हमें मेन चाहिए वो NP और K चाहिए, और अगर हम चौथे नंबर पे आएँ तो सल्फ़र चाहिए होता है। इसकी भी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन मेन हम इन 3 न्यूट्रिएंट्स को जो है वो कवर करेंगे कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है। हम आते हैं अब इनके हमें फ़वाइद क्या हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हमारे पास क्या किरदार अदा करते हैं हमारे। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो मेन काम है वो ये है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो पौधा बढ़ता है, जो बढ़ोतरी होती है पौधे की, वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। इसका एक फ़ायदा ये है। वेजिटेटिव ग्रोथ में नाइट्रोजन का जो है वो मेन रोल और मेन किरदार आता है। दूसरे नंबर पे जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी जो पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जब सूरज की रोशनी पड़ती है, उसमें जब ये पत्ता खुराक तैयार कर रहा होता है, उस फोटोसिंथेसिस के अमल में भी नाइट्रोजन का मेन किरदार होता है। इन दोनों चीज़ों में, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में भी नाइट्रोजन किरदार है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अमल में भी नाइट्रोजन का रोल होता है। तीसरे नंबर पे शक्कर डेवलपमेंट, यानी जो हमारे मेन पौधा है उसका जो बच्चा निकलता है, जिसको हम बगली बच्चा कहते हैं, जो शक्कर होता है जिसके ज़रिए हम आगे फसल को चलाते हैं, उसकी डेवलपमेंट में भी नाइट्रोजन का किरदार होता है। जो उसका आखिरी काम है वो फल के अंदर जो शुगर परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने में भी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 4 काम है। वेजिटेटिव ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर करना, शक्कर डेवलपमेंट यानी बगली बच्चे को बढ़ाना, और शुगर की परसेंटेज को इंक्रीज करना, ये भी नाइट्रोजन का काम होता है। अगर हम नाइट्रोजन नहीं डालेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर हम ये काम हमारा पौधा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी पैदावार पे असर पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं फास्फोरस पे। हम सब जानते हैं कि फास्फोरस का जो सबसे मेन और अहम काम है वो रूट डेवलपमेंट है। केले की फसल की रूट्स जो हैं वो शैलो रूटेड हैं, ऊपर रहती हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए, इनको पौधे को सही तरीके से खड़ा करने के लिए रूट्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मेन काम फास्फोरस का होता है। अगर हम फास्फोरस अप्लाई करेंगे तो रूट डेवलपमेंट होगी, अगर फास्फोरस अप्लाई नहीं करेंगे तो रूट की डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसका मेन काम, एक काम ये है।
दूसरे नंबर पर जो बंच निकलता है, जिसको हम लूगर कहते हैं, जब वो निकल रहा होता है तो उसके शेप को बेहतर करने में भी फास्फोरस का काम होता है। यानी जब लूगर निकलेगा जिसमें फ्रूट लगता है, फल लगता है, उस लूगर को, उस बंच को डेवलप करने में भी, उसके शेप को ठीक करने में भी जो है वो फास्फोरस का मेन किरदार होता है। जो हमारे पत्तों की ज़िंदगी की जो उम्र है उसको बढ़ाने में भी फास्फोरस का किरदार होता है। जो पत्ते होते हैं बनाना के, क्रॉप के, उन पत्तों की लाइफ को बढ़ाने में भी फास्फोरस का किरदार होता है। तीन ये जो काम है ये फास्फोरस कर रहा होता है। इसलिए हम नया पौधा हमने लगाया, शुरू किया उसको, उसके शुरू में जो किरदार है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों का है। पौधे की जो शुरुआती ज़िंदगी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश दोनों का किरदार है। उसके बाद जब पौधा बढ़ना शुरू होता है, जब उसकी रिप्रोडक्शन ग्रोथ होती है, तो उसमें फिर फास्फोरस और पोटाश का किरदार आ जाता है। और आखिर में जब फ्रूट बन रहा होता है तो फ्रूट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटाश का किरदार होता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं पोटाश पे। सबसे पहला जो काम है पोटाश का वो फ्रूट क्वालिटी है। फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं फ्रूट क्वालिटी में? मसलन फ्रूट का कलर को बेहतर करेगा, फ्रूट के शेप को बेहतर करेगा, उसकी जो मिठास है, जो उसमें शुगर है, उसको डेवलप करेगा। फ्रूट की जो शेल्फ लाइफ है, जो हम कहते हैं कि ज़्यादा अरसे तक फ्रूट हमारा सही हालत में रहे, उसको बेहतर करने का भी जो है वो काम पोटाश नहीं करना होता है। फ्रूट क्वालिटी के बाद जो पोटाश का अहम काम है वो है हैंड्स के इंक्रीज होने का। जो फिंगर्स लगती हैं, जो हैंड्स लगते हैं, जो पंजे होते हैं हमारे बंच में, उन पंजों के, उन हैंड्स को बढ़ाने में भी, उनको ज़्यादा, उनकी तादाद बढ़ाने में भी जो वो पोटाश का अहम काम होता है। अगर पोटाश हम यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है वो पंजों की तादाद भी बढ़ेगी, पंजों का साइज़ भी बेहतर होगा। अगर हम पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे पंजे जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन, जो हमारी यील्ड, जो हमारी पैदावार है, वो कम हो जाएगी। जो इसका तीसरा और अहम काम है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ये वो काम है जो सल्फ़र भी कर रहा होता है और ये हमारा पोटाश भी कर रहा होता है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों का काम है। अगर हम पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो जब हमारा फसल स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आने के मुख्तलिफ असबाब होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि सर्दी बढ़ गई, पारा आ गया, उसमें फसल जो स्ट्रेस में चला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो हमारा फसल स्ट्रेस में चला जाता है। पानी कम आ गया तो हमारा फसल स्ट्रेस में चला जाएगा। पानी ज़्यादा आ गया तो हमारा फसल स्ट्रेस में चला जाएगा। ये मुख्तलिफ असबाब हैं फसल के स्ट्रेस में जाने के। जब भी हमारा फसल स्ट्रेस में जाएगा तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए हम पोटाश और सल्फ़र दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के इस्तेमाल से हमारा फसल जो उस स्ट्रेस से निकल आएगा और हमारी पैदावार जो है वो बेहतर हो जाएगी। हमारे पौधा है उसकी ज़िंदगी आगे चल पड़ेगी। जब हम अपने पौधे की फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कब कौन से फर्टिलाइज़र की कितनी ज़रूरत है, उसमें जब हमने शुरू में पौधा लगाया, नया पौधा हमने लगाया, स्टार्ट किया हमने, तो इस हद तक उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों की ज़रूरत है। तीनों चीज़ें इसको चाहिए। इसके बाद जब इसकी बढ़ोतरी होगी आगे, इसके सेकंड फेज़ में, जो इसका सेकंड फेज़ आता है, उसमें फास्फोरस और पोटाश, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में जब इसका लूंगर निकल रहा होता है, जिसमें फ्रूट लगता है, ये जब लूंगर निकलेगा तो आखिरी जो इसका ये टाइम पीरियड है, इसमें हमें सिर्फ पोटाश चाहिए। यानी शुरू में तीनों चाहिए, दरमियान में फास्फोरस और पोटाश चाहिए, आखिर में हमें सिर्फ पोटाश चाहिए अपने फसल के लिए। इस दरमियान में जहाँ पर भी स्ट्रेस आ जाए हमारे फसल को, उस वक्त हम इस स्ट्रेस के टाइम पे, वो स्ट्रेस यहाँ पे शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। जहाँ पर भी स्ट्रेस आ जाए वहाँ पे हम पोटाश और सल्फ़र, ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि हमारा पौधा जो स्ट्रेस से बाहर आ जाए। एक केले की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए दुनिया में डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो कि अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एरियाज़ की, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो उन एरियाज़ के लिए जो रिकमेंडेशन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 400 किलोग्राम पोटाश हमें चाहिए एक अच्छी पैदावार लेने के लिए। ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। अलबत्ता जो हाइफा एक इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र इंस्टीट्यूट है,
हाइफा के मुताबिक 250 से 375 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 125 से 187 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए, 375 से 750 किलोग्राम हमें पोटाश चाहिए हाइफा के मुताबिक। ये इनकी रिकमेंडेशन है। लेकिन हमारे पास सिंध के लिए जो काजी सुलेमान एक प्रोफेसर रहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, सॉइल साइंटिस्ट थे, एक अच्छे सॉइल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की है, काजी सुलेमान ने जो रिकमेंडेशन की है सिंध में, जो उन्होंने सिंध में काम किया है केले के ऊपर, उनके मुताबिक 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 260 किलोग्राम हमें पोटाश चाहिए। ये हमारी एक केले की रिक्वायरमेंट है अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है अपने केले की फसल से। तो लेकिन जब हम अपने जो एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो बहुत कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे इन रिकमेंडेशंस को कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे। जब हम इन रिकमेंडेशन को कहीं पर मीट नहीं कर रहे तो जाहिर है हम अच्छी पैदावार भी उस लेवल की जो हमें लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे। जब हम आते हैं सल्फ़र के ऊपर, तो सल्फ़र की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा केले का फसल जो है वो स्ट्रेस में हो। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी ज़्यादा पड़ गई, पारा आ गया, तो उस पारे में ज़ाहिर है हमारा जो केले का फसल है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है। उस वक्त हमें सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है कि हम पारा पड़ने से पहले सर्दियों में सल्फ़र यूज़ करें ताकि हमारा केला जो है वो स्ट्रेस में ना आ सके। उसके अलावा जब कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, उन बारिशों की वजह से हमारा केले का फसल जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसको भी स्ट्रेस से निकालने के लिए हम अपना सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आखिर में हम आते हैं कि जो ये हमने न्यूट्रिएंट्स आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करें, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हम अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकें। एन, पी और के मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि ये तीनों ज़रूरी हमें चाहिए। ये हमें कहाँ से मिल सकेंगे? एक इसका जो सोर्स है हमारे पास पाकिस्तान में वो एंग्रो ज़रखेज़ ख़ास है। ये वो खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश तीनों हमें 15-15 और 15% में मिल सकते हैं। एक हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं इसको, एक तरीका ये है। दूसरा इसका तरीका ये है कि हम डीएपी, यूरिया और पोटाश खुद लें मार्केट से अलग अलग, उनको उस परसेंटेज में जो मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया उसके मुताबिक इसको बनाएं और हम इसको इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका यह है कि हम एमएपी यानी जोरावर, यूरिया और पोटाश, ये मार्केट से अलग अलग तीनों बैग लें, इनका मिक्सचर बनाएं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसको हम अप्लाई कर दें। चौथा तरीका यह है कि हम एनपी लें, यूरिया और पोटाश, इन तीनों का मिक्सचर बनाएं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और हम अपने फसल को लगा सकते हैं। पांचवा तरीका यह है कि हम एसएसपी लें, यूरिया लें और पोटाश लें और इनके न्यूट्रिएंट के मुताबिक जो हमें ज़रूरत है उसका मिक्सचर बनाएं और हम अपने फसल को दे सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें ज़रूरत है अपने फसल को देने की, वो हम इन तरीक़ों से पूरी कर सकते हैं। आखिर में हम आते हैं कि किस टाइम पीरियड में अपने फसल को दे सकते हैं। खाद इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास बेहतरीन टाइम है वो एक है फेब के महीने में, फरवरी में हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम मार्च में खाद लगाते हैं, तीसरे नंबर पे अप्रैल में खाद लगाते हैं। अगर मई महीने में टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हम मई में भी खाद इस्तेमाल
कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक गैप आ जाता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इस ज़्यादा टेम्परेचर में भी खाद इस्तेमाल की जा सकती है अगर ज़रूरत हो फसल को तो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है खाद इस्तेमाल करने की तो हम ज़्यादा गर्मी वाले मौसम में खाद इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन महीनों में खाद इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम खाद इस्तेमाल करेंगे कि इन महीनों में जो हमारा रिक्वायर्ड डोज है, जो हमने आपको शुरू में बताया, वो डोज हम पूरे साल का अपने फी एकड़ पे वो डोज हम इन महीनों में पूरा कर लें। इस टाइम ये हमारा टाइम पीरियड है जिसमें हम खाद इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमें खाद जो है बेहतर नतीजे देगी। लेकिन उसके बाद जब आखिर में सर्दी बढ़ जाती है दिसंबर और जनवरी में, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गोबर की खाद है वो गली सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद हम अपने फसल में इस्तेमाल करें, ताकि हमारे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज